उनकी भूमि एक अछूता क्षेत्र था, प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवों से समृद्ध एक विशाल जंगल, लेकिन एक महाद्वीप पर फैला हुआ। उत्तर में ठंडी पथरीली जलवायु से लेकर दक्षिण में समशीतोष्ण भूमि तक का भूभाग, जो अंततः शुष्क रेगिस्तान में बदल जाता है, यह उनका घर था। प्रथम अमेरिकियों का, उत्तरी अमेरिका की मूल जनजातियों का। मूल अमेरिकी लोगों के लिए यूरोपियों का आगमन 16वीं सदी से बड़े पैमाने पर आना। विदेशी हमले की अनुभूति हुई होगी। वे रंग में अलग थे, वे अपने साथ उन्नत तकनीकें लाए थे और उन्हें उन लोगों की परवाह नहीं थी जो इन भूमि पर सहस्राब्दियों से रह रहे थे। और ऐसे ही अपनी आजीविका के इस खतरे को सामना करते हुए उनकी पहचान और यहां तक कि उनके अस्तित्व का भी मूल अमेरिकी लोगों को अनिवार्य रूप से आक्रमणकारियों का युद्ध में सामना करना पड़ा। सफेद आक्रमणकारियों द्वारा जंगली के रूप में ब्रांडेड और भारतीय शब्द से लेबल किए गए मूल अमेरिकी लोगों ने साहस, दृढ़ संकल्प और कौशल के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जिससे उनके दुश्मनों से युद्ध में अनिच्छुक सम्मान मिला। दुख हुआ कि शांति के समय उन्हें स्थानांतरित नहीं किया गया, जहां वे आक्रमणकारियों के कानूनों और बंदूकों से और अधिक प्रतिबंधित थे। 19वीं सदी का बीतना। 19वीं सदी के समापन के साथ मूल अमेरिकी प्रभुत्व तेजी से समाप्त हो रहा था। बची जनजातियां मजबूर की गईं, क्योंकि नए अमेरिकी गोरे वंशज आरक्षणों पर जाने के लिए यूरोपीय बसने वाले, जिन्होंने अपना देश संयुक्त राज्य अमेरिका बनाया था, ने महाद्वीप पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उनकी ट्रॉफी 400 वर्षों के विस्तार का जश्न मना रही थी, लेकिन यह एक आसान जीत नहीं थी। इसके विपरीत सभी संबंधित लोगों के लिए यह खूनी और क्रूर युद्ध का समय था, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर जघन्य अत्याचार करने के दोषी थे। हर युद्ध में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके नाम अच्छे या बुरे के लिए दूसरों की तुलना में अधिक कुख्याति प्राप्त करते हैं, चाहे वह युद्ध में उनकी चालाकी हो या दुश्मन के खिलाफ उनके कारनामे। आज के एपिसोड में हम कुछ सबसे उल्लेखनीय नेटिव अमेरिकन युद्ध नेताओं की जांच करने जा रहे हैं। उनके जीवित रहने के लिए लड़े गए कई युद्धों के दौरान उनके कारनामों की जांच करेंगे और आधुनिक संयुक्त राज्य अमेरिका पर उनके सांस्कृतिक प्रभाव की जांच करेंगे। अमेरिका, ये सबसे महान नेटिव अमेरिकन योद्धा हैं। अच्छी तरह से याद नहीं किया जाता जो आए थे उनके बाद। ओपेचागिनोव मूल अमेरिकी और यूरोपीय स्थापनाओं के प्रारंभिक संघर्षों में केंद्रीय व्यक्ति थे, जिन्होंने नई दुनिया के रूप में उपनिवेश बनाने का प्रयास किया। 1607 में पहला स्थायी श्वेत यूरोपीय बस्ती अमेरिका में स्थापित की गई थी, जब जेम्सटाउन कॉलोनी वर्तमान समय के विलियम्सबर्ग शहर के पास वर्जीनिया राज्य में स्थापित की गई थी। उस समय एक स्थानीय जनजाति, जिसे पावहटन जनजाति के रूप में जाना गया, उस क्षेत्र में प्रमुख शक्ति थी। पावहटन ने बासियों से संवाद किया और उनके साथ शांतिपूर्ण संबंध की कोशिश की, लेकिन 2 साल के भीतर जैसे ही इस क्षेत्र ने सबसे खराब में से एक का अनुभव किया, सूखे का इतिहास, दोनों समूहों की शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अंग्रेज बसने वालों के भोजन और कृषि भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण धीरे धीरे समाप्त हुआ। पोहाटन जनजाति के नेता, जिनका नाम भी पोहाटन था, ने अपना नाम कमाया, ने अंग्रेज शिकारियों पर शिकंजा कस दिया, प्रवेश करते हुए अपनी जनजाति की भूमि में, जिसे वह शिकार के समान मानते थे, जिसके परिणाम स्वरूप जेम्सटाउन के बसने वाले लगभग भूख से मर गए। दोनों पक्ष जल्द ही एक दूसरे पर हमले करने लगे और महिलाएं और बच्चे भी इस पीड़ा से अछूते नहीं थे। उन्हें दोनों पक्षों द्वारा अत्यधिक क्रूरता के साथ मारा गया। एक अस्थिर शांति तब बनी जब पोहाटन की बेटी पोकोहोंटस ने बसने वाले जॉन रॉल्फ से शादी की। 1618 में पोहाटन का निधन हो गया और सत्ता उनके भाई ओपेचाकोनो को हस्तांतरित कर दी गई, जिससे संबंधों में तेजी से गिरावट आई, क्योंकि उन्होंने कोशिश की सफेद बसने वालों को अपनी जमीन से निकालने की। 22 मार्च 1622 में उन्होंने संगठित हमलों का आयोजन किया। जेम्सटाउन के आसपास के बाहरी बागानों और कॉलोनी पर स्वयं पर बसने वाले पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गए और कुछ 350 मारे गए, जो उपनिवेश की कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 था। हमले की क्रूरता ने बचे हुए लोगों को डरा दिया और छोड़ने पर गंभीरता से विचार किया गया, लेकिन अंततः लाभदायक तंबाकू की फसल की खोज के साथ जेम्सटाउन को छोड़ने की बजाय वे वहां रहने और लड़ने का निर्णय लेते हैं।
इसके बाद जेम्सटाउन के उपनिवेशवादियों और ओपेचाकोनों के तहत पावहटन जनजाति के बीच लंबे समय तक रुक रुक कर युद्ध हुआ। दूसरे एंग्लो पावहटन युद्ध के रूप में जाना जाता है। यह लड़ाई लगभग 14 साल तक चलेगी। दोनों पक्षों ने वार्षिक अपराधों को पहचाना, विशेषकर गर्मियों के समय। ओपेचकानो, शायद उनके द्वारा प्रेरित, पहले के नरसंहार से प्रेरित, निवासियों पर मजबूत हमले की नीति अपनाई, अपनी जनसंख्या और क्रूरता में श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया और युद्ध में वह पीछे हट जाता है। बसने वालों को अपने भविष्य पर विचार करने की अनुमति देता है, उम्मीद करता है कि उसने उन्हें पीछे हटने के लिए प्रोत्साहित करने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय अंग्रेजी बसने वालों ने क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए एक मजबूत प्रतिक्रिया नीति अपनाई और उसे क्रूरता से लड़ाई की, जिससे वे केवल जंगली बर्बर समझते थे। 1630 तक दोनों पक्ष थक चुके थे। लंबे समय तक चले युद्ध और अनेक युद्ध विराम के प्रयासों के बावजूद स्थायी शांति 1632 में ही स्थापित हुई। जेम्सटाउन ओपेचंकनों के साथ युद्ध से बचा, पर बहुत सारी जानें चली गईं। युद्ध के 12 वर्षों में ओपेचंकनों ने अपने जनजाति के अवशेषों को एक साथ रखने के लिए संघर्ष किया, जबकि जेम्सटाउन में बसने वाले अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे और फिर बाहर की ओर विस्तार कर रहे थे। दूसरे युद्ध के अंत के 12 साल बाद तीसरा युद्ध हो रहा था। पोहाटन के लिए स्थिति अब हो रही थी। निराशाजनक ओपेचाकोनों ने एक अत्याचारी हमले का नेतृत्व किया, जिसमें 500 उपनिवेश बसने वालों की हत्या हुई। तीसरा एंग्लो पोहाटन युद्ध अपेक्षाकृत छोटा था और पोहाटनों के लिए आपदा में समाप्त हुआ। उनके अनगिनत पुरुषों को पकड़ा और क्षेत्र से निर्वासित कर दिया गया। पोहाटन संस्कृति का समापन किया। ओपेचाकोनों को पकड़ लिया गया और बूढ़े आदमी, जो कुछ कहते हैं कि शायद अपने 90 के दशक में कोजमस्टाउन में हंसती भीड़ के सामने परेड कराया गया, उससे पहले कि उनके गार्ड ने उन्हें गोली मार दी। उनका नाम उन लोगों में से कुछ की जितना प्रसिद्ध नहीं है जो आए। उनके समय के बाद उनकी कहानी को हाल ही में व्यापक जनता द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। धन्यवाद पुनः। जेम्सटाउन की कहानी में रुचि के कारण फिल्मों और टेलीविजन शो के साथ उपनिवेश के इतिहास से संबंधित घटनाओं को दर्शाते हुए 1720 में आधुनिक दिन के U.S. राज्य ओहायो में जन्मे पोंटियाक ओटावा लोगों के एक प्रमुख सदस्य बन गए। अंततः जनजातीय प्रमुख के पद तक पहुंच गए। 35 वर्ष की आयु में जनजाति के प्रमुख के रूप में उन्होंने फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों से गठबंधन की सहमति व्यक्त की। जनजाति के प्रमुख के रूप में उन्होंने भूमि के लिए ब्रिटिश से करने वाले फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों के साथ गठबंधन की सहमति की। लेकिन अंततः फ्रांसीसी हारने पर ब्रिटिशों को कई पूर्व फ्रांसीसी बस्तियां मिली और किले। 1760 में ब्रिटिशों का समर्थन करने की उम्मीद में उसने अनुमति देने पर सहमति दी। ब्रिटिश मेजर रॉबर्ट रॉजर्स और उनके आदमियों को बिना किसी बाधा के अपनी जमीन से गुजरने दिया, ताकि वे पास के एक परित्यक्त फ्रांसीसी किले पर कब्जा कर सकें। उसने बदले में सिर्फ यही चाहा कि वह सम्मान से पेश हुए। ब्रिटिशों ने पोंटियाक और उसके लोगों को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी, जबकि उनके शिकार के क्षेत्र तेजी से कम हो रहे थे। आक्रामक ब्रिटिश उपनिवेशीकरण द्वारा ब्रिटिशों के साथ सौहार्दपूर्ण समझौता करने में असमर्थ पोंटियाक जानता था कि युद्ध ही एकमात्र विकल्प होने के कारण उसने पड़ोसी जनजातियों से सहायता के लिए अभियान शुरू किया। अपनी बातचीत कौशल के द्वारा लेक सुपीरियर से निचले मिसिसिपी तक की लगभग सभी जनजातियों ने उनके उद्देश्य का समर्थन किया और 1762 में उसने ब्रिटिशों को बाहर निकालने के लिए युद्ध की योजना बनानी शुरू की। पहले ब्रिटिश किलों को हमला करके नष्ट कर दिया जाएगा, उन्हें असहाय बस्तियों में गिराया जाएगा, जला दिया जाएगा और उनके निवासियों को मार दिया जाएगा। मई 1773 में शुरू हुए हमले को पोंटियाक का युद्ध कहते हैं। पोंटियाक ने आधुनिक डेट्रॉइट के किले पर हमला करने का निर्णय लिया, लेकिन आश्चर्य के तत्व गुम हो जाने से किला अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। इसने उसे अपनी योजना बदलकर किले की घेराबंदी करने पर मजबूर कर दिया और आने वाले महीनों में उसने ब्रिटिश के साथ कई मुकाबले जीते,
विशेष रूप से ब्लडी की लड़ाई में भाग 250 ब्रिटिश सैनिकों ने पोंटियाक शिविर पर हमला किया, पर प्रमुख को इसकी उम्मीद थी और वह सक्षम था उन्हें खदेड़ने में। हालांकि अंततः ब्रिटिश सुदृढ़ीकरण सक्षम थे। अक्टूबर तक घेराबंदी उठाने से पोंटियाक को पीछे हटना पड़ा। हालांकि उसके लक्षित लक्ष्यों को पकड़ने में विफलता रही, पर उसकी योजना अन्य किलों पर हमले में सफल रही। वे बस्तियां जिनकी रक्षा कर रहे थे उन पर हमला करके उन्हें जला दिया गया। वे लोग जो मूल अमेरिकी योद्धाओं को खदेड़ने में सफल हुए, खुद को घेराबंदी में पाए। पोंटियाक की योजना कुछ समय तक काम करती दिखाई दी, लेकिन फिर 3 साल की कठोर युद्ध के उपरांत ब्रिटिशों ने स्थिति बदल दी और पोंटियाक ने शांति समझौते के लिए हां कह दी। सिर्फ 3 साल बाद उन्हें इलिनॉइस की पियोरिया जनजाति के एक सदस्य द्वारा मार दिया गया, जिससे पोंटियाक के लोगों द्वारा उनके खिलाफ हिंसक प्रतिशोध हुआ। पोंटियाक की कहानी, जो अपने नाम वाले युद्ध में हार गए, ये दिखाती है कि कितना खतरा मूल अमेरिकी लोग श्वेत बसने वालों के लिए थे जब वे संगठित थे। पोंटियाक के युद्ध को मूलतः मूल अमेरिकियों की हार माना गया था, लेकिन इतिहासकार अब इसे गतिरोध मानते हैं। कोई भी पक्ष पूरी तरह से दूसरे को हरा नहीं सका, जबकि शांति वार्ता के दौरान ब्रिटिशों ने व्यापार और विवादों के निपटारे के लिए संवाद खोलने पर सहमति, जिससे पोंटियाक और उनके लोगों को वह सम्मान मिला जिसकी उन्हें हमेशा से इच्छा थी। आज पोंटियाक जीवित है उस शहर के माध्यम से जो उसका नाम रखता है, एक स्थान मिशिगन में डेट्रॉइट के पास। यह नाम बाद में शहर के भीतर जनरल मोटर्स के लिए निर्मित एक ऑन्ट दिया गया। 1861 में जॉन बोजमैन ने अपनी पत्नी और बच्चों को जॉर्जिया में छोड़ दिया और तलाश करने निकल पड़े, अपनी किस्मत कोलोराडो और बाद में मोंटाना की सोने की दौड़ में आजमाने के लिए। उस समय केवल 2 ही रास्ते थे जो पूर्व से मोंटाना के खनन क्षेत्रों की ओर जाते थे, और दोनों ही रास्ते काफी लंबा चक्कर लगाते थे। कुछ ही जनजातियों के कब्जे में थे, विशेष रूप से ओगला लकोटा। या तो अनजाने में या जनजातियों के प्रति कम सम्मान के साथ उसने क्षेत्र के माध्यम से एक अधिक सीधा मार्ग बनाने का निर्णय लिया, जिससे बोजमैन ट्रेल का निर्माण हुआ, जो व्योमिंग में फोर्ट लारामी से पाउडर नदी के साथ साथ मोंटाना तक जाता था। इस अतिक्रमण से जनजातियों, विशेषकर ओगला के 47 वर्षीय नेता रेड क्लाउड को नाराजगी हुई। रेड क्लाउड ने अमेरिकियों से एक संधि का पालन किया था, जिसमें उन्होंने अपनी प्रभुत्व का वादा किया था, लेकिन अब वे इसे उल्लंघन कर रहे थे। नेताओं के परिवार से नहीं आने के बावजूद रेड क्लाउड ने ओगला डकोटा लोगों के बीच अपनी शक्तिशाली व्यक्तित्व और योद्धा क्षमता का उपयोग करके स्थान प्राप्त किया। मानते हुए कि रेड क्लाउड इन उल्लंघनों को बेजवाब नहीं रहने देगा, अमेरिका ने बोजमैन के ट्रेल को मजबूत करना आरंभ कर दिया। इसलिए रेड क्लाउड ने पड़ोसी जनजातियों का समर्थन मिलने पर 1866 में हमला किया। पहले की तरह पोंटियाक के साथ रिजल्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स वरिष्ठ जनजातीय प्रमुख के नाम से जाने जाने लगे। इस प्रकार इसे रेड क्लाउड का युद्ध। रेड क्लाउड की सेनाओं ने 2 साल तक यूएस के साथ कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी। सेना, सड़क निर्माण कामगार और उसे पार करने की कोशिश करने वाले नागरिक, जिनमें कारवां भी हैं, बोजमैन खुद के नेतृत्व में। रास्ते के साथ जुड़े 3 अमेरिकी किले फिर से घेरे में आ गए और लंबे युद्ध और आपूर्ति काटने के कारण उनकी संख्या कम हुई। युद्ध की सबसे बड़ी कार्रवाई में, जिसे फेटरमैन लड़ाई के नाम से जाना जाता है, रेड क्लाउड की सेनाओं ने सफलतापूर्वक 88 अमेरिकी सैनिकों को फंसाया। कैप्टन विलियम जेज के नेतृत्व में अमेरिकी सैनिक फंसे। फेटरमैन को एक घात में फंसाकर मार दिया गया। यह अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी जान की क्षति थी। यह एकल युद्ध में मूल अमेरिकी योद्धाओं के खिलाफ अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी जीवन की क्षति थी। लगभग 2 साल की लड़ाई के बाद अमेरिकी सेना ने तय किया कि इस पथ पर संघर्ष जारी रखना उचित नहीं था। उन्होंने रेड क्लाउड के साथ शांति समझौते की सहमति दी। फोर्ट लारामी में 29 अप्रैल 1868 को संधि के हिस्से के रूप में यूडेस रेड क्लाउड के विरोधी क्रो जनजाति के क्षेत्र को सौंप दिया। यह एक भयानक जीत थी, लेकिन अपने लोगों और सहयोगियों, जिनमें उनके बेटे भी शामिल थे, ने मनाने की बजाय महसूस किया कि रेड क्लाउड गोरे आदमी के साथ अधिक समायोजित हो रहे थे, जो बार बार अविश्वसनीय साबित हुए थे।
1854 में युद्ध की दोबारा संभावना उभरने पर रेड क्लाउड ने सरकार के साथ शांतिपूर्ण समाधान के लिए संघर्ष किया, फिर भी खून बह रहा था। युद्ध के मैदानों में अपने शेष जीवन के लिए रेड क्लाउड ने अपनी जनजाति और अन्य मूल अमेरिकियों के लिए शांतिपूर्ण तरीकों से मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी। जब उन्होंने और उनकी पत्नी ने ईसाई धर्म ग्रहण किया और जॉन के नाम से बपतिस्मा लिया, तो उन्होंने अपनी जनजाति के कई सदस्यों से दूरी बना दी और मैरी ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले 10 दिसंबर 1909 को। रेड क्लाउड की कम झात बात यह है कि वे सबसे अधिक फोटोग्राफी होने वाले मूल अमेरिकी थे। उस अवधि में उनके लगभग 122 चित्र 1888 और 1909 के बीच दर्ज किए गए थे। उनका नाम एक शहर में प्रसिद्ध है। नेब्रास्का में केनेडी प्रशासन के तहत लॉन्च की गई अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के लिए गंभीरता से विचार किया गया था। इसे त्यागा गया क्योंकि डर था कि सोवियत संघ इसे गलत समझेगा। उन्हें नेब्रास्का हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और उनकी उपस्थिति एक 10 सेंट के स्टैंप पर भी दर्ज है। महान अमेरिकियों में इतिहास में मूल अमेरिकियों और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के बीच की लड़ाई के इतिहास में कुछ नाम क्रेजी हॉर्स जितने प्रसिद्ध हैं और सही भी है, क्योंकि वह न केवल एक कुशल योद्धा थे बल्कि एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार और दृढ़ नेता भी थे, और उनके नेतृत्व में ही मूल अमेरिकियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। सेना पर, जिससे उनका नाम न केवल अमेरिकी महाद्वीप के बल्कि दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया। बहसें अभी भी जारी हैं कि कब क्रेजी हॉर्स के जन्म के विषय में बहस जारी है, लेकिन अधिकांश मानते हैं कि उनका जन्म 1840 से 1845 के बीच हुआ था। रेड क्लाउड की तरह उनका जन्म भी लखोटा जनजाति के ओगला बैंड में हुआ था, जिसे कभी कभी टेंटन सियोक्स के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने जनजाति के अन्य पुरुषों की तुलना में अपने अक्सर अपरंपरागत और यहां तक कि विद्रोही तरीकों के बावजूद प्रमुखता हासिल की। उन्होंने बचपन से ही गोरे आदमी के प्रति नफरत विकसित की थी। 30 अमेरिकी सैनिकों ने जब शिविर में घुसकर एक गाय चुराने का आरोप लगाया जो वास्तव में भटक कर आई थी, तो लेफ्टिनेंट जॉन लॉरेंस ग्रैटन की नेतृत्व में उन्होंने गोली चला दी। मुखिया, जिसे कॉन्करिंग बियर कहते थे। मूल अमेरिकियों ने इससे नाराज होकर अमेरिकी सैनिकों पर हमला कर दिया। सैनिकों पर हमला करके उन सभी 30 का नरसंहार कर दिया। वहां भी एक बहुत गहरा क्रेजी हॉर्स का आध्यात्मिक पक्ष था, और 1880 में उन्होंने एक दृष्टि खोज के लिए प्रेरी में जाने का निर्णय लिया, अनुष्ठानों की अनदेखी करते हुए। 2 दिनों तक उपवास करने के बाद उसे एक सादे घुड़सवार की दृष्टि मिली, जिसने उसे निर्देश दिया कि वह खुद को उसी तरह प्रस्तुत करे, केवल एक पंख के साथ और कभी नहीं। युद्ध का मुकुट। उसे इस संदर्भ में निर्देश दिए गए थे कि युद्ध प्रवेश से पहले घोड़े पर धूल डालने, कान के पीछे पत्थर और कुछ न लेने के निर्देश दिए गए थे। अपने लिए कुछ भी न लेना। इन निर्देशों का उन्होंने अपने जीवन के बाकी हिस्से में अक्षरशः पालन किया। रेड क्लाउड बोज़मैन ट्रेल के निर्माण का विरोध करने के लिए सेना इकट्ठा करते थे, जबकि क्रेजी हॉर्स पहले से ही अपनी जनजाति के प्रमुख नेता थे और उन्होंने इस अभियान का समर्थन किया। क्रेजी हॉर्स कैप्टन फेटरमैन की सेना के साथ प्रमुख युद्ध में थे। उन्होंने और उनके योद्धाओं ने यूएस को फंसाने के लिए काम किया। रेड क्लाउड ने यूएस सैनिकों को घात में फंसाया। हालांकि क्रेजी हॉर्स को हमेशा सफलता नहीं मिली और उन्होंने अपने लोगों को नरसंहार में ले जाया। 2 अगस्त 1960 को उन्होंने हमला किया। लकड़ी काटने वाले दल पर बड़ी संख्या में योद्धाओं ने हमला किया। हालांकि अमेरिकी सैनिक उनकी रक्षा कर रहे थे, नए ब्रीच लोडिंग हथियारों का उपयोग करके, जो पुराने मस्केट प्रकारों के विपरीत और अधिक संख्या में राउंड फायर करने में सक्षम थे। इसे वैगन बॉक्स युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों ने वैगनों का आश्रय लिया था। 50 से अधिक लकोटा मारे गए। कुछ अनुमानों के अनुसार यह संख्या 120 तक पहुंच सकती है। शत्रुता समाप्त होने पर क्रेजी हॉर्स उन नेताओं में से एक था जो शांति संधि से असंतुष्ट था, और वे मूल अमेरिकी जो अमेरिकी सरकार से जुड़े थे। युद्ध के बाद उन्होंने दुश्मन जनजातियों पर छापे मारे और अमेरिका के लिए समस्या उत्पन्न की।
सरकार अब पूर्व को जोड़ने वाले रेल नेटवर्क का निर्माण कर रही थी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व और पश्चिम तटों को जोड़ रही थी, जनजातीय भूमि पर अतिक्रमण करते हुए। 1870 के शुरुआती समय में उन्होंने अपनी जनजाति को उत्तर मोंटाना की लिटिल बिघॉर्न नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया, जहां वे चीफ सिटिंग बुल के साथ जुड़ गए थे। और साथ में उन्होंने संघीय सरकार की सेनाओं पर छापेमारी की शुरुआत की। अमेरिकी सैनिकों द्वारा लकोटा के साथ पहले के समझौतों का उल्लंघन करने के साथ और सोने की खोज में अन्य जनजातियों और मूल निवासियों द्वारा छापेमारी करने के साथ ग्रेट प्लेन्स पर युद्ध उभर रहा था, हर दिन और करीब आ रहा था। 1873 में क्रेजी हॉर्स की पहली मुलाकात हुई उस आदमी से जिसका नाम हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ जाएगा, जनरल जॉर्ज आर्मस्ट्रांग कस्टर। क्रेजी हॉर्स कस्टर के समूह पर हमला हुआ जब वे आराम कर रहे थे और उनके घोड़ों की चोरी की गई, लेकिन यूएस सैनिकों ने उसे और उसके योद्धाओं को पीछे किया। संघीय बलों के प्रोत्साहन और संरक्षण के तहत रेल मार्ग और सोने की खदान उद्योग क्षेत्र में भर गए और 1876 तक जनजातियां इसे और सहन नहीं कर सकी। अधिक जनजातियां इकट्ठी हो रही हैं, सिटिंग बुल बैनर के नीचे युद्ध की तैयारी करते हुए। अमेरिकी बलों ने सिटिंग बुल और क्रेजी हॉर्स की तलाश में उनके नेताओं के गांवों और शिविरों पर छापे मारे। 17 जून 1876 को क्रेजी हॉर्स ने ब्रिगेडियर जनरल के खिलाफ 1500 योद्धाओं की एक सेना का नेतृत्व किया। जॉर्ज क्रूक की 1000 सैनिकों और 300 मित्र देशी योद्धाओं की सेना के खिलाफ नेतृत्व किया। रोजबर्ड की लड़ाई क्रेजी हॉर्स की सेनाओं के लिए, जो हिट एंड रन हमलों में अभ्यस्त थीं, सामान्य मुठभेड़ नहीं थी। बजाय इसके वे एक कठोर युद्ध में अपनी जमीन पर डटे रहे। क्रूक की सेनाओं को भयानक हताहत सहन करना पड़ा। अमेरिकी जनरल ने जीत की घोषणा की, यद्यपि वह अभी भी युद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रख रहा था, परंतु वास्तविकता यह थी कि उसे पुरुषों और आपूर्ति में इतनी बड़ी कमी हुई कि उसे वायोमिंग के गूज क्रीक में पीछे हटना पड़ा, जहां उसने खुद को पुनः संगठित किया और आपूर्ति की ताकि वह पुनः आगे बढ़ सके। इतिहास में महान सियोक्स युद्ध के रूप में याद किए जाने वाले अगले युद्ध में यह महत्वपूर्ण होगा। रोजबर्ड की लड़ाई के एक सप्ताह बाद क्रेजी हॉर्स ने कस्टर और उसकी 7वीं कैवलरी से लिटिल बिघोर्न नदी के किनारे स्थित मूल अमेरिकी शिविरों पर हमले के दौरान पुनः भिड़ंत किया। 25 जून 1876, एक तारीख जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कहानी में पर्ल हार्बर जितनी ही बदनाम हो गई है, कस्टर की सेनाओं ने मूल जनजातियों से मुकाबला किया। यह गृह युद्ध के नायक का अंतिम संघर्ष साबित होगा। उसके बाद की लड़ाई में कस्टर और उसके 267 आदमी मारे जाएंगे, जो क्रेजी हॉर्स और उसके योद्धाओं के लिए एक जबरदस्त जीत होगी। लड़ाई के दौरान क्रेजी हॉर्स के सटीक कारनामे इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय बने रहे, लेकिन उस समय वहां मौजूद कई मूल अमेरिकी बाद में गवाही दी कि उसने बहादुरी से और बिना दया के लड़ाई लड़ी। कस्टर की हार में क्रेजी हॉर्स का व्यक्तिगत योगदान कितना भी हो, उसका नाम हमेशा अमेरिकी सेना की हार से जुड़ा रहेगा। बाद के वर्षों में अमेरिकी सरकार ने उन्हें और सिटिंग बुल को बदनाम किया। यह दूसरी बार था जब क्रेजी हॉर्स को सबसे बड़ी हार से जोड़ा गया था, अमेरिकी बलों को तथाकथित भारतीय युद्धों में। अगले महीनों में क्रेजी हॉर्स और उनकी टोली अमेरिकी बलों के लिए अंतिम उपहार बने। सेना, जिन्होंने बदला लेने के इरादे से उन्हें मारने के लिए जोरदार पीछा किया। 1876 और 1877 की सर्दियों में लड़ाई के बाद आपेक्षिक शांति आई, परंतु यह क्रेजी हॉर्स के लोगों के लिए खतरा था। जैसे कि यूएस सेना, उनकी आपूर्ति तेजी से कम हो गई और 8 जनवरी 1877 के वुल्फ माउंटेन की लड़ाई के बाद क्रेजी हॉर्स को यह समझना पड़ा कि उसके पास अपने लोगों को बचाने के लिए केवल आत्मसमर्पण का विकल्प था। फोर्ट रॉबिन्सन में समर्पण करते समय उसने पुराने सहयोगी रेड क्लाउड से मुलाकात की, जो अब स्पष्ट रूप से गोरे आदमी के तरीकों को अपना रहा था, जिससे उसे बहुत निराशा हुई। लकोटा ने कस्टर की मृत्यु के 1 साल बाद क्रेजी हॉर्स को अंतिम सूर्य नृत्य के समारोह में सम्मानित किया। अब क्रेजी हॉर्स के लोगों को मजबूर किया जा रहा था, आरक्षण में और संघीय सरकार की दया पर थे। क्रेजी हॉर्स पर संदेह था, क्योंकि खबर थी कि वह अपने लोगों को स्वतंत्रता की ओर ले जाने की योजना बना रहे थे। भविष्य के बारे में हो रही सप्ताहों की बातचीत।
उनके और उनके लोगों के भविष्य के संबंध में, जिसमें उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी जनरल जॉर्ज क्रूक से बातचीत, कई धमकियां और झूठ शामिल थे, जिसका परिणाम संबंधित लोगों ने साझा किया, जिससे विश्वसनीय वार्ता लगभग असंभव हो गई। 5 सितंबर 1877 को यूडैस सेना ने क्रेजी हॉर्स की गिरफ्तारी की कोशिश की, पर वह मना कर दिया। इसके बजाय उसने एक चाकू निकाला और अपने पुराने दोस्त लिटिल बिग मैन को धमकी दी, जो अब संघीय सरकार के लिए पुलिसकर्मी के रूप में काम कर रहा था। एक गार्ड ने अपनी संगीन से क्रेजी हॉर्स पर हमला कर देखा और जान बचाने के प्रयासों के बावजूद वह आधी रात से ठीक पहले मृत हो गया। बाद में बताया गया कि मरते समय भी उसने गोरे आदमी के बिस्तर पर लेटने से इनकार कर दिया और जोर दिया कि उसे धरती पर अपनी जमीन पर मरने के लिए लिटाया जाए। और यहाँ आपके पास महान नेटिव अमेरिकन योद्धाओं की कहानियां हैं। कृपया अपनी सोच व प्रतिक्रिया के साथ टिप्पणी करें। वीडियो को लाइक और चैनल का समर्थन सब्सक्राइब करके करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।